टेंस की डेफिनेशन बताओ। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। गुड, बढ़िया। टाइम के पॉइंट्स कौन से? आवाज नहीं यार, एक मिनट। आवाज बिल्कुल है। हाँ, टाइम के पॉइंट्स क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, आवाज नहीं आ रही? मजेदार आवाज कैसी होती है? अब जैसी है आवाज ऐसी है कि वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, उसे मजेदार थोड़ी बनाया जा सकता है। ये जल्दी से एक बार बता दो, ये क्या है इंडेफिनिट, क्या है कॉन्टिन्यूअस, क्या है परफेक्ट, क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? स्टेट्स हैं। किसकी स्टेट्स हैं ये? एक्शन की स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट इंडेफिनिट होती है, कौन सी कॉन्टिन्यूअस होती है, कौन सी परफेक्ट होती है, कौन सी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है? कॉन्टिन्यूअस से मतलब एक ऐसी स्टेट एक्शन की जिसमें वो टेम्पररी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इफेक्टिव है, यही ना? चलो, इंडेफिनिट परमानेंट है, फ्रीक्वेंट मतलब वो टाइम उसका डेफिनेट नहीं होता, कौन से टाइम पे वो एक्शन होगा उसका डेफिनेट नहीं होता। परफेक्ट कंप्लीट है, डन एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो स्टेट्स, ठीक है ना? हाँ, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो कोई भी एक्शन होता है उसकी बेसिक दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो एक्शन टेम्पररी गोइंग ऑन होता है, टेम्पररी एक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, ना उसके ज्यादा ना उससे पहले। परफेक्ट स्टेट में वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसका रिजल्ट आ चुका होता है, ठीक है। जो एक्शन इन दोनों में से किसी स्टेट के नहीं होते वो यहां चले जाते हैं, वो फ्रीक्वेंट या परमानेंट कैटेगरी के एक्शंस होते हैं, और उनको हम इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो इंडेफिनिट स्टेट के होते हैं, तो इंडेफिनिट टेंस उनके लिए यूज किया जाता है। तो फिर से समझ लीजिए, एक्शंस की बेसिक स्टेट्स दो ही होती हैं, या तो कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट। या तो वो इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, या फिर वो कंप्लीट है। कंप्लीट है, रिजल्ट आ गया, तो परफेक्ट टेंस में, इनकम्प्लीट है, भी चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर वो एक्शन इन दोनों में से किसी में नहीं आप रख सकते तो फिर वो इंडेफिनिट है, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे वो यहाँ का है या यहाँ का है, तो वो इंडेफिनिट स्टेट में चला गया। अच्छा, जिस एक्शन में ये दोनों ही स्टेट्स हो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मतलब इनकम्प्लीशन, पार्सल कंप्लीशन क्या? इनकम्प्लीशन विद पार्सल, इनकम्प्लीशन विद पार्सल कंप्लीशन। कोई एक्शन है इनकम्प्लीट स्टेट का, भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक पार्सल कंप्लीशन है, टोटल कंप्लीशन नहीं है। टोटल कंप्लीशन होगा तो परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख दे जाते हैं। तो फिर से ये चीजें आपको एक बार रिवाइज होंगी भी, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऐसी स्टेट एक्शन की जिसमें वो एक्शन एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन भर के लिए ही वैलिड है, ना उसके बाद में ना उससे पहले। परफेक्ट स्टेट एक ऐसी स्टेट हो गई एक्शन की जिसमें वो कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया, अब आगे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्शन ऐसा हो जो ना टेम्पररी है ना ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो वो इंडेफिनिट है, वो यहाँ आएगा। कुछ एक्शंस ऐसे जो भी पूरे तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उनमें एक छोटा मोटा कंप्लीशन हो गया, पार्सल कंप्लीशन हो गया, और अभी प्रोसेस में है, चल रहे हैं, तो वो यहाँ जाएंगे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये दोनों ही स्टेट होती हैं, इंडेफिनिट में दोनों ही नहीं होती हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझने के बाद में अब जो टेंस हमने लास्ट टाइम जहां तक तो उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे पूछो। हाँ इट इज रेनिंग फॉर 2 days। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया, लेकिन जैसा अगर मैं सोच रहा हूँ उसलिए पूछा गया तो मैं बता देता हूँ। बाकी मैं जान नहीं पाया वास्तव में इसका पूछने आ गया आपका मतलब है। स्वीट आर द यूजेस, अब यहाँ पे एक चीज देखो समझना, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, और स्वीट हमारा जो है ये कॉम्प्लीमेंट।
ये जो पोएटिक यूज है लैंग्वेज का, मैं आपको बताता हूँ कि जो भाषा है हम जो आम बोलचाल में यूज करते हैं वो अलग है, और जो हम मतलब पोएटिक पोएट्स यूज करते हैं, पोएट्स किस लिए यूज करते हैं लैंग्वेज को, कि वो बात को अपना ज्यादा इफेक्टिव वैसे कह पाए, और उनको थोड़ा सा रिदम वगैरह भी मेंटेन करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए लिखा गया। लेकिन एक्चुअल में सब्जेक्ट ही है। होता क्या है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मोहन इज अ स्टूडेंट, तो हमने जो मोहन इज अ स्टूडेंट कहा ना, इसमें मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर हम ये बीच में से इज हटा दें और उसकी जगह इक्वल टू का मार्क यूज कर दें, तो एक ही बात है। ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, ये क्या होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं ये काम करती हैं। हमने कहा मोहन इज स्टूडेंट, इसका मतलब मोहन और स्टूडेंट दोनों एक ही है। तो कॉम्प्लीमेंट और जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो अलग अलग होते नहीं है। मैंने कहा यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड्स, मैंने कहा तुम सभी लोग मेरे दोस्त। तो जैसे मैंने यू आर माई फ्रेंड्स कहा, तो मैं चाहूं तो आर हटा दूं और वो एक ही बात है, और मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माई फ्रेंड्स आर यू, माई फ्रेंड्स आर यू, एक ही बात है। वो सब्जेक्ट और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। हालांकि फिर भी हम इसको सब्जेक्ट नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट एक एडजेक्टिव है जिसको हम सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते, तो है ये कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए जिस भी बात को हम स्ट्रेस करना चाहते हैं उसको हमने पहले मेंशन कर दिया। अब हम इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं कि स्वीट है, ठीक है, तो उसको हमने पहले लिख दिया। पहले लिख देने से सब्जेक्ट नहीं बन गया, सब्जेक्ट आगे भी आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्वीट। तो सब्जेक्ट वो है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट और वर्ब प्रेडिकेट है। परेशान मत नहीं पढ़ेंगे, अभी तुम पहली दूसरी क्लास में बैठे हो इसलिए तुम्हें डाउट लग रहे होंगे, ठीक है। ये पूछने की तुम्हें नौबत आएगी नहीं, इससे कहीं आगे का तुम्हें पढ़ाया जाएगा। ये बड़ी छोटी बात है। आगे चले डन। तो अपने टेंस में वापस आओ, देखो वो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ इट इज रेनिंग फॉर 2 days, सही या गलत? गलत है। अब देखो अगर मैं आज आपको बता रहा हूं मंडे को कि 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये बारिश संडे या सैटरडे में शुरू हुई होगी, और मंडे में आपको बता रहा हूं। जब मैं आपको बता रहा हूं तब तक ये काम हो चुका है, ठीक है, बंद तो अभी भी नहीं हुआ। तो हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें इनकम्प्लीशन है, जो भी प्रोसेस में है चल रहा है, लेकिन उसमें 2 दिन का एक कंप्लीशन भी है। इसमें एक पार्शियल कंप्लीशन है, टोटल कंप्लीशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों स्टेट एक साथ एक्सप्रेस करनी है। ये जो कंप्लीशन 2 दिन का हो चुका है ये भी, और ये जो आगे भी इनकम्प्लीट स्टेट में है वो भी। तो हम एक ऐसा टेंस यूज करेंगे जो इस कंप्लीशन को, इस कंप्लीशन को दोनों के एक साथ शो करे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काम करता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, हैज बीन। तो हमें लिखना पड़ेगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। हालांकि देखिए वही बात समझिएगा जो आपसे कही गई थी, लेकिन अगर हम शॉर्ट में समझें तो जब भी हमें किसी एक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम को या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करना होता है ना, तो हम वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सिंस या फॉर को यूज करते हैं। सिंस प्रीपोजिशन यूज होती है उन टाइम्स को रेफर करने के लिए जो पॉइंट के रेफरेंस में है, फॉर यूज होती है उन टाइम्स को रेफर करने के लिए जो ड्यूरेशन के रेफरेंस में है। सिंस या फॉर के साथ जब भी आप टाइम लिखोगे तो आपको वहां पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। ये यूज है, हालांकि काफी छोटी बात है, लेकिन इसके देखना यूजेस कहां तक जाते हैं, इसके इंप्लीकेशन बड़े हैवी हैं। बच्चे क्या नाम तुम्हारा? हाँ प्रिंस। प्रिंस एक चीज बताओ, जैसे मैंने ये 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years एंड वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years,
विच ऑफ दिस टू इज रॉन्ग, इन कौन सा हो गया? प्रिंस, मैंने पूछा क्या इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई सेंटेंस गलत भी है? नहीं पता, चलो कोई नहीं, आज सीखोगे। तुम बता बेटा। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अच्छा बताओ, थर्ड सेंटेंस गलत क्यों है बच्चे? क्या करेंगे सही हो जाए? देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब करवाना नहीं चाहता, हमारे पास काफी कुछ सीखने के लिए। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि दोनों सेंटेंस सही है, मतलब गलत इनमें से कोई भी नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। जो हमें पता करना है, जो एक्चुअल में ये है, क्या दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई डिफरेंस है कि दोनों सेंटेंस एक ही बात कह रहे हैं? डिफरेंट है। तुम बताओ बेटा क्या डिफरेंस? जैसे ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है, तो वो क्या है मीनिंग अलग अलग बताने? अभी हाँ ठीक है, कहीं और रह रहे हैं। ये कैसे पता चला? मुझे कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि इसमें चले गए कहीं और रहने। चुप रहो। हाँ वो तो ठीक है, वो समझ में आ गया कि वो पार्शियल कंप्लीशन और साथ में इनकम्प्लीशन दोनों है, लेकिन ये कैसे इसमें पता चला कि अब वो नहीं रह रहे? परफेक्ट हो गया, हाँ ये बात है। अब देखिए, ये बस एक लॉजिक यहाँ पे ये काम कर सकते, परफेक्ट फॉर्म यूज किया। परफेक्ट फॉर्म का मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सेंटेंसेस और दोनों का ही मीनिंग एक है। अगर हम हैव बीन लिविंग और हैव लिव्ड लिख रहे हैं ना, तो दोनों का मीनिंग एक है। दोनों में से कोई नहीं है कि ये छोड़ के यहां से कहीं और चले गए रहने, दोनों ही अभी दिल्ली में। अगर मीनिंग की बात करते हो ना, तो देखो मीनिंग से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने इन दिल्ली फॉर 5 years, हम 5 साल से दिल्ली में, ठीक है ना। वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, हम 5 साल यहाँ रह चुके हैं। एंड द 6th इज गोइंग ऑन, 6 इज गोइंग ऑन। जब ये 6 कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह देंगे वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 6 years। ये कैसे पता लगे कंप्लीट हो गया? मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कंप्लीट हो गया होता और ये लोग यहां नहीं रह रहे होते, तो ये सेंटेंस हम ऐसे नहीं लिखते। फिर पता हम क्या लिखते हैं? फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट से उस एक्शन को डिसकंटिन्यू कर देगा। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे तो इसका मतलब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट इफेक्टिव इन प्रेजेंट, इट वाज इफेक्टिव इन पास्ट। तो इसका मतलब ये जरूर है कि वो कभी दिल्ली में पहले 5 साल रहे होंगे। कब रहे? 2 साल पहले रहे, 10 साल पहले रहे, वो किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये बात पास्ट की है, प्रेजेंट की नहीं। अब एक दो चीजें यहाँ पे आपके दिमाग में आएंगी। एक तो ये कि कंप्लीशन जब हो गया, इसमें आपने परफेक्ट फॉर्म लिख दिया है, कंप्लीशन शो कर दिया, तो फिर ये कंटिन्यूटी कैसे आई इसमें? ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा ये कि जैसे हमने फॉर 5 years लिखा है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन इंडेफिनिट टेंस में क्यों आ गई? ठीक है, आपको बताता हूँ, ड्यूरेशन जो होती है वो इंडेफिनिट एक्शंस में भी होती है। आप देखिए, जैसे हमारा ये बैच है, हम रोज लोग 90 मिनट्स पढ़ते हैं, तो 90 मिनट्स ड्यूरेशन हो गई, रोज पढ़ते हैं, तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन भी हो गया। तो जो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं दे हैव ड्यूरेशन। भाई हम लोग रोज सोते हैं, तो सोना रेगुलर एक्शन हो गया, 6 घंटे या 8 घंटा जो भी जितना सोता है, तो उसमें ड्यूरेशन भी है। सो इंडेफिनिट एक्शंस कैन हैव ड्यूरेशन। कोई पर्सन रोज काम करने ऑफिस जाता है और 8 घंटे करता है, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उसमें ड्यूरेशन भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं है कि हमने फॉर 5 years लिख दिया तो हमें परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही बनाना पड़ेगा। इंडेफिनिट एक्शंस कैन हैव ड्यूरेशन, इंडेफिनिट एक्शंस में भी ड्यूरेशन होती है, फ्रीक्वेंट एक्शंस में भी ड्यूरेशन होती है। उसके बाद में रही बात ये समझने वाली कि ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, जब परफेक्ट फॉर्म लिखा तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंप्लीशन है, इसमें एक्शन का कंप्लीशन नहीं है, इसमें टाइम का कंप्लीशन है। मैं लिख रहा हूं वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टाइम कंप्लीट हुआ है। तो जब हम परफेक्ट टेंस के साथ ड्यूरेशन लिखते हैं ना, तो एक्चुअल में जो कंप्लीशन होता है वो टाइम का होता है। ये टाइम कंप्लीट हुआ, 5 साल पूरे हुए, एक्शन नहीं पूरा हुआ। अच्छा, जब हम
कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, तो वो स्ट्रेस एक्शन पे होता है। तो जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ड्यूरेशन के साथ में लिख रहे हैं तो वी आर स्ट्रेसिंग द एक्शन इटसेल्फ। तो हम एक्शन को स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये काम 5 साल से चल रहा है, अभी भी प्रोसेस में है, ठीक है। लेकिन अगर हम कभी उस टाइम पर करना चाहें, जितना टाइम हमने उस एक्शन को डिवोट कर दिया है, तो उस टाइम के कंप्लीशन के लिए परफेक्ट टेंस लिखना पड़ा। जो हमने परफेक्ट टेंस लिखा, ये कंप्लीशन टाइम का है, ना कि एक्शन का। हो सकता है कुछ बच्चों को भी बात समझ में ना आ पा रही हो। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, फिर सबको समझ में आ जाएगी। यहां से देखिए, वी आर नोइंग देम फॉर 5 years। काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमारे कॉमन एरर और प्लस टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक सब जगह। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, वी आर नोइंग देम फॉर 5 years। ऑप्शन दे दिया आपको, हैव नोन, हैव बीन नोइंग, वर नोइंग, नो इंप्रूवमेंट। हैव नोन ही आएगा ना। अब देखिए, वहां पे फॉर 5 years लिखा, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो खैर आप नहीं यूज कर पाओगे, कॉन्टिन्यूअस तो गलत हो जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात है, कॉन्टिन्यूअस टेंस वो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी गलत, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी गलत। समझना ये है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों गलत। जब भाई ड्यूरेशन दे रखी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दो। अब अगर तुम में से कोई भी बच्चा पहले वाली डेमो क्लास में रहा हो, ठीक है, तो उसको तो जल्दी समझ में आएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नो वर्ब है ना, वो एक्चुअली हमारी स्टेट का रेफरेंस है, ना कि किसी एक्टिविटी का। तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है। जिन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज किया जाता, उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं यूज किया जाता। तो आंसर हो जाएगा हैव नॉट। बच्चा देखो, मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ, हालांकि टेंस खत्म हो जाएगा, उसका वर्ब पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और मैंने कहा आई एम लाइकिंग इंग्लिश। आर बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट? अगर मैं लिखता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम लाइकिंग इंग्लिश, आर बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट, दोनों तो सही नहीं होंगे। कौन सा गलत हुआ? दूसरा वाला। क्यों गलत हुआ? क्योंकि लाइक करना कोई एक्शन थोड़ी है, कोई एक्टिविटी थोड़ी है। मैंने क्या कहा आपसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी टेम्पररी इनकम्प्लीट एक्शन को रेफर करना हो। इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट से मतलब समझ में आया? इनकम्प्लीट से मतलब ये कि एक्शन स्टार्ट हो गया, खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए एक्शन यहां स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ, एंड हुआ। इसके स्टार्ट होने से एंड होने के बीच का जो इंटरवल है, ये जो गैप है, ये जो ड्यूरेशन है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब हम किसी एक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसको फिनिश करते हैं, उसको होने में जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मान लीजिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई 4 महीने का सिलेबस है। अगर केवल आपके रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इसमें ड्यूरेशन का इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग एंड आई विल टेक टाइम टू कंप्लीट इट। लेकिन ये तो कोई एक्शन नहीं है। आप लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो, ये एक्टिविटी नहीं है, आपकी मेंटल स्टेट है। इस तरीके के वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जा सकती। कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखने की सीधी वजह ये होगी कि उनमें इनकम्प्लीशन है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अभी आपने शुरू किया, अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, इट विल टेक टाइम। तो जो नो वर्ब है ना, ये भी हमारी ऐसी वर्ब है, या तो हम जानते हैं या हम नहीं जानते हैं। उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं भी हमने जानना शुरू किया, अभी पूरा नहीं जानता। तो नो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती नहीं। जो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं यूज होती। तो फिर हमारा आंसर सही हो गया हैव नोन। अब देखिए, हैव नोन आंसर तो हो गया, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता था, जिसके लिए एग्जाम्पल लिखा था, वो ये है कि अगर मैं हैव नोन लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि हम उन्हें 5 साल जानते थे, अब भूल गए। जानते रहेंगे ना भाई, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमने उन्हें 5 साल जाना था, अब हम भूल गए उन्हें। क्या फर्क पड़ता है? कम से कम ये तो समझ में आ गया ना कि परफेक्ट टेंस कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर सकता है, तो वहां भी समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, जो ये स्टेट, जो परफेक्ट टेंस यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, वो यहां भी कर सकता है। तो पता क्या है, जैसे हमने लिखा वी हैव नोन देम फॉर 5 years, इसका मतलब 5 साल से हम उनको जानते हैं और अभी भी जानना है।
अब अगर कोई कहे कि हम उनको 5 साल जानते थे अब भूल गए, इसका मतलब ये है, तो वो गलत कह रहा है। ये बात हमारे दिमाग में कहीं से बिठा दी जाती है, हालांकि वो सही है, परफेक्ट टेंस कंप्लीशन शो करता है, लेकिन हमेशा नहीं। ड्यूरेशन के साथ जब लिखते हैं तब नहीं करता। तो अगर हम अब देखिए, अगर हम लिखते हैं वी हैव बीन नोइंग देम फॉर 5 years, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक स्टेटिव वर्ब को, जो कि स्टेट को रेफर करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख रहे हो, जो भी कॉन्टिन्यूटी उसमें होती नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं वी न्यू देम फॉर 5 years, तो सही हो गया, गलत। वी न्यू देम फॉर 5 years, ग्रामेटिकली सही होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत है। मान लो हमने कहा कि हम उन्हें 5 साल जानते थे, भूल गए, तो तुम्हें पता कैसे कौन है वो? बात समझ में आई? ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात कहना बड़ी बेवकूफी वाली बात है। हमने कहा कि हम 5 साल जानते थे, अब भूल गए, अब भूल गए तो तुम्हें याद कैसे वो है? तो वही लिखना पड़ेगा, लिखना ही वही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर हम सोचेंगे नहीं हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब हो गया हमने उन्हें 5 साल जाना था, भूल गए, तो फिर ये कैसे कह पाओगे कि हम उन्हें अभी भी जानते हैं? उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे, इस वर्ब का तो बनेगा नहीं। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बात ये है कि जो परफेक्ट के साथ हम ड्यूरेशन लिखते हैं तो वो इनकम्प्लीट होता है एक्शन, वो कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे समझना। मतलब कुछ यूजेस हैं 2-4 टेंसेस के, मैं चाहता हूं आपको वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाए, उसके लिए आपको इतना कुछ सिखाना पड़ रहा है। मैंने जैसे भी आपसे देखो कहा था कि हम इंडेफिनिट टेंस में भी ड्यूरेशन होती है। जैसे मैंने कहा he sleeps for 6 hours, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा, he has slept for 6 hours। थर्ड, he has been sleeping for 6 hours। अभी जो ए बी सी 3 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, he sleeps, he has slept, he has been sleeping, इनमें अलग अलग टेंस यूज किए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किया। अच्छा, तीनों ही एक्शंस के साथ में मैंने ड्यूरेशन को यूज किया। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा गलत? he sleeps for 6 hours, ये गलत। he has slept for 6 hours, ये गलत। he has been sleeping for 6 hours, ये गलत। तीनों सही है ना? अब डिफरेंस बताने, ये तीनों सेंटेंस हैं, ये कितने मीनिंग्स को कन्वे कर रहे हैं? 2, 3, 1, 2। बट सुधा क्या पगले, वो एक ही मीनिंग होता है इन दोनों का, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो ये 3 सेंटेंसेस कितने मीनिंग्स को कन्वे कर रहे हैं? 2। इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट्स का मीनिंग एक ही है? बी और सी। जब हम इंडेफिनिट टेंस में ड्यूरेशन लिख देते हैं ना, तो वो एक्शन एक फैक्ट बन जाता है, जो केवल उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, ना उससे ज्यादा के लिए ना उससे कम के लिए। अगर मैं लिख रहा हूं ना ही स्लीप्स फॉर 6 hours, तो इसका मतलब फैक्ट है, वो 6 घंटे सोते हैं, ना 7 ना 5। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है कि वो सो रहे हैं 6 घंटे से। इसमें हम कंप्लीशन शो कर रहे हैं टाइम का, इसमें इनकम्प्लीशन शो कर रहे हैं एक्शन का। इन दोनों का मीनिंग एक है। तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में ड्यूरेशन लिखते हैं, तो वो एक्चुअल में दोनों ही बार में एक ही एक्शन होता है, इनकम्प्लीट। वो एक ऐसा एक्शन है जो भी प्रोसेस में चल रहा है, वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ही हैज स्लीप्ड फॉर 6 hours, हो सकता है वो 7 घंटे सोए, 1 घंटा और लगाए, अभी 2 घंटे और सोए, 8 घंटे हो जाए पूरे उसके, यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो जब हम इंडेफिनिट टेंस में ड्यूरेशन लिख देते हैं, तो वो एक्शन एक फैक्ट होता है, जो केवल उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, ना उससे कम के लिए ना उससे ज्यादा के लिए। लेकिन जब हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हैं, तो वो एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट का होता है, और वो उस ड्यूरेशन के आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। मतलब वो 6 का 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हैं, पास्ट का फैक्ट है, पास्ट में लिख दो बच्चे। हाँ बच्चे, टिल वी हैव लिव्ड इन दिल्ली, टिल नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि टिल डेडलाइन होता है, वहां पे एक्शन बंद हो जाता है, और हमें पता है एक्शन इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा है। ठीक है, टिल जो होता है ना वो डेडलाइन होती है, पढ़ाया था पिछली क्लास में क्या? तो टिल और बाई जो होते हैं वो डेडलाइन होते हैं।
डेडलाइंस को रेफर करते हैं। डेडलाइन से मतलब वो एक्शन वहां पे जाके खत्म हो गया, वो गलती हो जाएगा। जब परफेक्ट टेंस लिख रहे हो प्रेजेंट में, इसका मतलब एक्शन अभी इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा तो डेडलाइन कैसे शो कर दोगे? एक चीज सिंपल से मैं तुमसे पूछूं, डेडलाइन जो होती है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कौन से पॉइंट में हो सकती है? हाँ, एक सीधी सी बात बताऊं, डेडलाइन कभी प्रेजेंट में ही नहीं हो सकती, पास्ट और फ्यूचर में कहीं भी हो सकती है। मान लो प्रेजेंट में तुमने डेडलाइन सेट कर दी, तो एक्शन कंप्लीट कब करोगे? भाई एक्शन कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए, तुमने डेडलाइन आज की सेट कर दी, अब कब करोगे उसे? तो डेडलाइन पास्ट में और फ्यूचर में ही पॉसिबल है, प्रेजेंट में तो डेडलाइन पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो वो गलती हो जाएगा। टिल लिखोगे, तुम कह रहे हो मीनिंग सही होकर चेंज हो जाएगा, मीनिंग क्या, वो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। खैर चलो, ये जो इतनी माथापच्ची हमने सारी की है ना, ये मैंने आपको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए की थी। क्या सीखना था एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आर फ्री फॉर 70 years but we are still economically backward। ये क्वेश्चन था जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि वी आर फ्री फॉर 70 years बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सही करो, इस सेक्शन पे दिमाग लगाओ और इसको देखो सही करके हो गया तुमसे। देखो पड़ोसी बेटा, एक चीज बताओ, ये आर यहाँ पे वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? चुप रहो, हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चला? सब्जेक्ट के साथ आया। ही केम लेट, ये केम वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? क्यों हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है सब्जेक्ट के साथ आई? बेवकूफ है ये, मतलब सब्जेक्ट के साथ आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये कोई हेल्पिंग वर्ब पहचानने या जानने का तरीका हुआ? हेल्पिंग वर्ब वो बच्चे जो मेन वर्ब को हेल्प करे। कोई मेन वर्ब है, उसको हेल्प करने के लिए जो वर्ब्स हम लिखते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल हैव बीन अरेस्टेड। तो इसमें जो अरेस्टेड है ना, ये एक्शन है, ये हमारी वर्ब है। हाँ, मेन वर्ब। वर्ब वो होती है जो किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करे, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो अरेस्ट किया जाना, अरेस्ट करना एक एक्शन है। ये बीन हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और ये विल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब्स को हेल्प करना। अब ये देखो तीनों हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही हैं? बीन जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस मेन वर्ब को पैसिव बना रही है। अगर हम बीन ना यूज करें तो एक्टिव हो जाएगा। भाई अगर कह दूं ही विल हैव अरेस्टेड, तो वर्ब एक्टिव हो जाएगी, ये डूअर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं कि नहीं ये डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, तो पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव बनाने के लिए बीन लिख दिया। तो बीन हेल्पिंग वर्ब है, जो हमने इसलिए मेन वर्ब के साथ यूज की क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट डूअर नहीं कोई और है। हैव क्या कर रहे हैं? कंप्लीशन शो कर रहे हैं। भाई आप कंप्लीशन शो करना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि काम पूरा हो गया होगा, तो परफेक्ट टेंस बनाओगे, तो उसके लिए हैव आ गया। विल क्या हो गया? टाइम को रेफर कर रहा है, फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो मेन वर्ब्स के साथ यूज की जाए, मेन वर्ब्स को हेल्प करें। किस चीज में हेल्प करें? टेंस एक्सप्रेस करने में, स्टेट एक्सप्रेस करने में, एक्टिव पैसिव एक्सप्रेस करने में। अब हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट स्टेट का है या परफेक्ट स्टेट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है, तो हेल्पिंग वर्ब लिख के बताओगे ना। तो सीधी सी बात, हेल्पिंग वर्ब वो जो मेन वर्ब को हेल्प करे। अगर मैं कह दूं यार हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर मेन वर्ब का है, तो ये कहां गया वो यार? क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, ये पता है क्या है? ये एम देखा सीधा चिल्लाने लगे वर्ब है। बेटा देखो तो सही, मैं कह दूं आई एम टीचिंग तो एम वर्ब हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब है ना। मैं कह दूं आई एम टीचर, आई एम ए टीचर, तब थोड़ी हो रहेगी। हाँ, जगह नहीं है अभी, ये सो रहा है। मतलब
भी हो रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है। क्यों नहीं मान पा रहा? क्यों तेरे दिमाग में ये बैठ गया कि परफेक्ट टेंस का मतलब हमेशा बंद होता है? हाँ नहीं नहीं, अरे रहने दे यार, तुमने सब वही आगे अपने घूम के, मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं पे आके खड़े हो गए, आगे घूम घाम के, इतने बेवकूफ हो। इसका मतलब क्या हो गया बताएं जरा एक बार। जैसे मैंने कह दिया वी हैव नोन देम फॉर 5 years, इसका मतलब काम बंद हो गया कि नहीं? एक्शन ये अभी प्रोसेस में है कि कंप्लीट हो गया? प्रोसेस में, तो ये भी है। पता नहीं कौन सा परसेप्शन देख रहा, हमारे दिमाग में पहले से कुछ बैठा हुआ है, हमारे दिमाग में कुछ रखा हुआ है, वो सही है या गलत है वो अपना तुम जानना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? ही स्लेप्ट फॉर 6 hours, अगर वो एक्शन इनकम्प्लीट हो गया होता ना, अब नहीं प्रोसेस में होता, कंप्लीट हो गया होता, तो ही स्लेप्ट फॉर 6 hours, ठीक है? तो एक छोटी सी बात है, हालांकि मानने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों को, लेकिन सच्चाई है। देखो मैं इंग्लिश को अपनी तरफ से बनाता तोड़ता बिगाड़ता नहीं, जैसे ही मैं आपको वैसे दिखाने का काम करता हूँ बस, ठीक है? तो मैं कुछ अनाप शनाप नहीं कहने जा रहा हूँ, आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है तो आपको खुद ही हटाना पड़ेगा। हमारे दिमाग में इतने दिनों में बैठ गया होता है कि परफेक्ट टेंस का मतलब काम बंद, ऐसा नहीं होता हमेशा। हाँ ड्यूरेशन के साथ कह रहा हूँ बच्चे, मैं कह रहा हूँ जब हम परफेक्ट टेंस को ड्यूरेशन के साथ में लिखते हैं तो वो इनकम्प्लीट एक्शन होता है। हाँ आ जाओ, 1 मिनट बाद उसकी भी बात कर लेता हूँ, आ जाओ इस पर भी आ जाओ, ठीक है? क्वेश्चन आपका मेरे दिमाग में, मैं भी आपको समझाता हूँ। इसको देखो जरा एक बार, ये सही है गलत? हाँ कहाँ गया वो बच्चे? एक चीज बताओ, यार वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है, क्या वर्ब कभी बिना फॉर्म के हो सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई वर्ब और उसकी फॉर्म ना हो? नहीं हो सकता ना। कौन सी फॉर्म है? चुप रहो, ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? हाँ बेस फॉर्म तो खैर बी होती है, आप फर्स्ट फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा ना 2 होती हैं, बाकी वर्ब इसकी बी की 4 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? हाँ बेस फॉर्म तो बी होती है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो टेंस कौन सा होगा? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर इंडेफिनिट टेंस में हम ड्यूरेशन लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्शन केवल इतने ही टाइम के लिए वैलिड है, ना इससे ज्यादा के लिए ना इससे कम के लिए। क्या ये फैक्ट है? क्या ये फैक्ट है कि हम 70 साल के लिए आ जाते हैं उसके बाद नहीं रहेंगे? क्या ये एक्शन इस ड्यूरेशन के कंप्लीट होने के साथ कंप्लीट हो जाएगा कि इस ड्यूरेशन से आगे भी एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड करेगा। तो आपको इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस वर्ब का नहीं बनेगा। ये जो बी की फॉर्म होती है ना, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है? इनका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं तो क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बनाओगे तो क्या करोगे? हैव के साथ थर्ड। तो ये सेंटेंस हमें सही करने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, वी हैव बीन फ्री फॉर 70 years, इसका मतलब वी आर स्टिल फ्री एंड वी शैल रिमेन फ्री। वी आर स्टिल फ्री एंड वी शैल रिमेन फ्री आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ इवन 70 years। लेकिन अगर मैं लिख दूं वी आर फ्री फॉर 70 years तो इसका मतलब क्या हो गया? वी शैल नॉट रिमेन फ्री years, उसका मतलब जगह वो है 70 साल के बाद फिर हम आजाद होने जा रहा, अब हम आजादी रहेंगे, तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल जो और समझना, वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years and we are available here for 2 hours। अब ध्यान से देखना, ये आर वर्ब है और ये आर वर्ब है और दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म। बहुत सब्टल इश्यूज होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सीखनी समझनी होती है। हम ऊपर ऊपर पकड़ लिए, सरफेस पे तैरते रहते हैं हमेशा, हम कभी डेप्थ में जाके इंग्लिश को देख नहीं पाते। हम सरफेस पे, हमें रूल्स मिल गए, वही एग्जांपल मिल गए, वही हम निपट लिए, हमें लगा आ गई, कुछ नहीं गया, अभी सब अधूरा पड़ा है। वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years एंड वी आर अवेलेबल फॉर 2 hours, क्या दोनों सेंटेंस गलत है? दोनों सही? ये गलत हो गया। चलो ये तो एक फैक्ट हो गया कि मैं 2 घंटे के लिए आऊं, 2 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, ठीक है?
ये तो फैक्ट नहीं हो सकता कि हम 2 साल के लिए दोस्त हैं, 2 साल बाद दुश्मनी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब इसे क्या लिखना पड़ेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं, बी की फॉर्म स्टेटिव वर्ब होती है, तो हम ऐसे लिख देंगे वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे आर के साथ ड्यूरेशन लिखा तो गलत हो गया, यहाँ पे लिखा तो सही हो गया। वो दोनों अलग अलग टाइप के एक्शन है, तुम केवल वर्ब देख रहे थे, ये समझ ही नहीं रहते कि जब आर फ्रेंड्स लिखोगे, आर अवेलेबल लिखोगे, तो दो मीनिंग जो होंगे वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल से और देखते हैं। ये सेंटेंस हमारे मतलब सामने से निकल जाते हैं और हम जान भी नहीं पाते कि यहाँ पे सही था कि गलत था। अब आगे से तुम्हें सब नजर आएगा कि सही है गलत है। किताबों के लिए मैं फिर से मना कर रहा हूँ, कोई भी किताब बाहर की मार्केट की नहीं पड़ेगा, किताब छोड़ के रखना। जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना समझना सीखना, और जो सैटरडे को टाइम दिया जाता है डाउट के लिए, उसमें डाउट डिस्कस करने के लिए आना। सीखना समझना उतना ही है जितना मैं सिखा समझा रहा हूँ। आई हैव दिस फोन फॉर 2 years बट नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू वन। मान लीजिए मेरे पास कोई फोन है 2 साल पुराना हो गया, मैंने कहा सोचता हूँ नया ले लूं। क्यों रहे, इतनी मुश्किल नहीं है। चल ये बता सेंटेंस सही है गलत? सेंटेंस सही है गलत? कैसे सही करें? हैव बीन लगेगा, भूसा खाएगा तो बहुत से, समझा? जंगली। किससे पूछूं? ये समझदार इंसान लिखा है। हाँ, ये सेंटेंस सही है गलत? तुम यूपी के हो क्या? हाँ कर। ये बताओ, हैव वर्ब है हेल्पिंग? हैव वर्ब है? चुप रहो, पूछ रहा हूं, तो बोल नहीं रहा। वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस है? अब हमने ड्यूरेशन लिख रखी है। अब एक ये कह रहा है बट नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू वन, नया खरीदने की सोच रहा है इसके पास है फोन, अभी छोड़ा तो नहीं है, इसका मतलब ये अभी प्रोसेस में है, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, ड्यूरेशन दे रखी है। अगर कोई प्रोसेस हो बंद ना हुआ हो और उसकी ड्यूरेशन दे रखी हो, तो आप उसे कौन से टेंस में लिखोगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ता है, लेकिन क्या हैव वर्ब अगर पोजीशन को शो करे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगी? नहीं आएगी। कौन सा टेंस बनाना पड़ेगा? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बनाओगे प्रेजेंट का तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, हैव के साथ थर्ड पड़ेगी। ये हैव जो अभी वर्ब है इससे काम नहीं चलेगा, हैव हेल्पिंग वर्ब लिखो और उसके साथ थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लिखोगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई हैव हैड द सेम फोन फॉर 2 years। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि ये फोन अभी भी यूज कर रहा है, जब खरीद लेगा तब काम बंद होगा, अभी नहीं बंद हुआ। तो जो हम परफेक्ट टेंस के साथ ड्यूरेशन लिखते हैं वो एक्चुअल में एक इनकम्प्लीट एक्शन होता है, और वो कंप्लीशन किसका होता है? देखो मूर्खों को, टाइम का। ये टाइम पूरा हो गया ना, 2 साल पूरे हुए, फोन रखना घूम रहे। तो ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, हमने परफेक्ट भी पढ़ लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया, लेकिन इनके हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ये पेपर में आएंगे तो हमसे छूट ही जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि हम जो सीखते हैं ना, हम सरफेस पे सीख लेते हैं, हम डेप्थ में चीजों के जाते नहीं कि क्यों किस लिए। हमने सरफेस पे ऊपर ऊपर ही याद कर लिया, फॉर लिखा होगा, सिंस लिखा होगा तो ये कर देंगे, वो लिखा होगा तो वो कर देंगे। बेटा ऐसे नहीं होता पेपर, मानो। चलो खैर, आपको ये बात है मुझे लगता है अच्छे से समझ में आई। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं। क्या हो रही है? एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, वी हैव, जब वी क्या केवल आई लिखो, केवल आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग
stories since 2010. I have written 50 stories since 2010. अब यहां पे देखिए मैंने लिखा आई हैव बीन राइटिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई हैव रिटन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखे। इस बार मैंने ड्यूरेशन ना लिख के टाइम जो लिखा है वो पॉइंट है, सिंस 2010, सिंस 2010। तो इस बार जो हम टाइम लिख रहे हैं वो पॉइंट है, इससे पहले जो हमने लिखा था फॉर 5 years वो ड्यूरेशन था। अब जो हमें समझना वो ये है, क्या इस हैव रिटन परफेक्ट टेंस को हम इस सेंटेंस में और उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस सेंटेंस में लिख सकते हैं? क्या मैं वहां पे परफेक्ट है यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। अब डिफरेंस है, तब नहीं था तो नहीं था तो वास्तव में नहीं था। मैं तुम्हें पागल बनाऊं, मैं कह दूं नहीं इसमें भी डिफरेंस है, तो इसमें नहीं था तो हमने सीख लिया कि भाई नहीं था। अब है तो वो भी सीख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये कि आप अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे हमने 50 स्टोरीज लिखा जो कि एक्चुअल में रिजल्ट है। मान लीजिए मैंने कोई काम 2010 हो गया, आज मैं आपको 2016 में बता रहा हूँ, तो 2010 से स्टार्ट करके 2016 तक उस काम को कितना कंप्लीट कर लिया, उसका रिजल्ट क्या है। तो ये जो 50 स्टोरीज है ये क्या है? रिजल्ट है। अच्छा, रिजल्ट किसी भी एक्शन का कब आता है? इनकम्प्लीट स्टेट में होता है। जब वो कंप्लीट स्टेट में होता है, कंप्लीट स्टेट में। कंप्लीट स्टेट को रेफर करने के लिए आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखोगे या परफेक्ट? मैंने आपसे कहा ना कि मैं इंग्लिश को बता नहीं रहा, मैं केवल आपको देखने दे रहा हूं कि ये इंग्लिश है। आंखें ठीक है, दिमाग दुरुस्त है तो जान जाओगे जल्दी। तो हमें किसी भी एक्शन का रिजल्ट दिया गया होगा तो रिजल्ट कंप्लीट स्टेट में ही आता है। कंप्लीट स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, तो क्यों नहीं लिखोगे? अब वो क्या याद करे बैठा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे। अरे पगले, कुछ दिमाग भी लगाएगा कि तेरे को जो बता दिया गया तो ऐसे मान लेगा। तो चलो यहाँ तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बात ये हो रही थी कि यहाँ तो चलो रिजल्ट लिखा इसलिए परफेक्ट टेंस पड़ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो होता है वो कंप्लीट स्टेट में आता है और कंप्लीट स्टेट के लिए परफेक्ट टेंस यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं दिया तो ये परफेक्ट टेंस आज फिर से वैसे आ रही, क्या हो रहा है यार, पता नहीं। अभी मैं देखो चेंज करवा के दूसरा मैं देखूंगा। तो यहाँ पे हमें समझना है कि चलो परफेक्ट टेंस यहां पे हम नहीं लिख सकते। रीजन हम ये दे रहे हैं कि इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट तो यहां भी नहीं था। टाइम का कंप्लीशन है तो यहां भी टाइम का कंप्लीशन शो कर दो। भाई जब आपने यहां पे परफेक्ट टेंस यूज कर लिया और ये कह दिया कि टाइम कंप्लीट हो गया इसलिए परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो यहां भी टाइम को कंप्लीट शो कर दो। अब वो टाइम क्या है? पॉइंट है। पॉइंट की डेफिनेशन बताना। अबे कौन सा ये उठा लिया मार्कर मैंने। पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट की डायमेंशन, ओ डायमेंशन बता रहा हूं, डेफिनेशन किसे सिखाऊं मैं? बताओ, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं क्यों? हट, तुम बता बेटा। पॉइंट की डेफिनेशन, हाँ रहने दो। पॉइंट पूछ रहा हूं, पॉइंट जो ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। पॉइंट की डेफिनेशन पगलो, पॉइंट की डेफिनेशन, हाँ पॉइंट की डेफिनेशन। इनमें से कई बीटेक होंगे वैसे। पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट की डेफिनेशन। पॉइंट मीन्स अ डायमेंशनलेस फिगर, अ डायमेंशनलेस फिगर। ठीक है ना। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब डायमेंशनलेस फिगर है जिसमें ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, कुछ नहीं है। ठीक है। अब एक चीज सोचो, क्या पॉइंट का कभी कंप्लीशन हो सकता है? अरे भाई उसमें लेंथ है नहीं, ब्रेथ है नहीं, तो कंप्लीट करोगे किस चीज को? ऐसे मानना ये 2010 है और ये 2011 है, ये 2012 है, ये 2013 है, ये 2014 है, ये 2015 है। तो कोई काम यहां से शुरू हुआ यहाँ के आगे खत्म हो गया, तो उसने इतने टाइम को, इतना टाइम जो कि ड्यूरेशन में था उसका कंप्लीशन हो गया। 5 years का कंप्लीशन हो गया।
तो अगर टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्रेस किया जा रहा है तब तो आप उसका कंप्लीशन शो कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम पॉइंट में तो कंप्लीशन कैसे शो करोगे? भाई पॉइंट पे तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट में कोई डायमेंशन ही नहीं होती, ना लेंथ होती ना ब्रेथ होती। तो यहाँ पे हम परफेक्ट टेंस यूज कर पाए हैं बिना रिजल्ट के भी। क्यों? क्योंकि हमने टाइम कंप्लीशन शो कर दिया, भाई 5 साल, लेकिन यहाँ तो आप टाइम कभी कंप्लीशन शो नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइम है पॉइंट में, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस इजीली नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर परफेक्ट ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ जो चाहे करो। इज इट क्लियर? अगर हम किसी एक्शन के साथ में ड्यूरेशन लिख रहे हैं तो हम चाहे परफेक्ट टेंस लिखें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिजल्ट ना दिया गया हो तो। अगर रिजल्ट दिया गया होगा तो कौन सा टेंस लिखोगे? फिर तो परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा, फिर चाहे ड्यूरेशन या पॉइंट कुछ भी लिखो, ठीक है। अदरवाइज अगर हम सिंस यूज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम लिख रहे हैं, तो हम परफेक्ट टेंस तभी लिख पाएंगे जब या तो रिजल्ट दिया गया हो या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना आती हो। दो स्टेट ऐसी होती हैं जब आपको परफेक्ट टेंस ही लिखना पड़ता है, एक अगर रिजल्ट दिया गया है तो, दूसरा अगर वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती, फिर चाहे फॉर लिखो चाहे सिंस लिखो, परफेक्ट ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफरेंसेस जो है काम करेंगे। अगर किसी एक्शन का रिजल्ट दिया गया है, ठीक है, या कोई वर्ब हम ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, तब तो परफेक्ट टेंस ही बनाना पड़ेगा, फिर चाहे सिंस लिखो या फॉर लिखो। अदरवाइज ये जो डिफरेंसेस मैंने अभी समझा दिए हैं ये काम करेंगे। एक एग्जांपल से देखो, समझते हैं। ये दो तीन एग्जांपल्स जरा देखो तो कुछ समझ में आएगा। एक ये, विराट कोहली हैज बीन स्कोरिंग 25 सेंचुरीज सिंस 2007। दूसरा ये, आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस आई वाज अ स्टूडेंट। और ये, आई हैव बीन लाइकिंग इंग्लिश सिंस आई वाज अ स्टूडेंट। ये वाला सेंटेंस सही, विराट कोहली वाला ये सेंटेंस सही या गलत? अगर मैं इसमें 25 ना लिखूं तब क्या है, तब भी सही या गलत? सही हो जाएगा। भाई सेंचुरीज तो तब से अपना लगा ही रहा है, साल में 2-4 तो लगा ही देता है, ठीक है। तो अगर मैं 25 ना लिखूं तो ये सही, 25 लिखा तो गलत, क्यों? रिजल्ट है भाई, 25 स्टोरीज को 25 सेंचुरीज कंप्लीट कर लेना रिजल्ट है। अच्छा, रिजल्ट तो सबको ही पता है कि कंप्लीट स्टेट में आता है। अच्छा, कंप्लीट स्टेट के लिए परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं यूज किया जाता। अब इसका मतलब देखो समझना, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, अब नहीं मारेगा सेंचुरी, फिर आगे बनाएगा। 25 सेंचुरी के लिए काम पूरा हो गया। जैसे मैंने लिखा आई हैव रिटन 50 स्टोरीज सिंस 2010, तो हैव रिटन लिख दिया मैंने परफेक्ट टेंस, तो इसका मतलब क्या, मैंने अब स्टोरी लिखना बंद कर दिया? बंद तो नहीं कर दिया होगा। 50 स्टोरीज का कंप्लीशन हो गया, अभी 60 हो जाएंगी, 70 हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। तो जब हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं सिंस या फॉर के साथ में, तो वो एक्चुअल में दोनों ही कंप्लीट स्टेट होती हैं, वो दोनों एक्शन ही कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन टाइम का था, यहाँ पे कंप्लीशन रिजल्ट का है, ठीक है ना। काम यहाँ बंद हुआ ना यहाँ बंद हुआ। ये दोनों बताना कि ये दोनों भी सही है। आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस आई वाज अ स्टूडेंट, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यहां पे हम परफेक्ट टेंस क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि रिजल्ट नहीं है।
भाई यहाँ पे 25 सेंचुरी रिजल्ट था, यहाँ नहीं है, चलो फिर रिजल्ट तो इसमें भी नहीं है, क्या ये सही है? अब इसको हम बिना रिजल्ट के भी परफेक्ट टेंस में लिख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? इसमें रिजल्ट नहीं दिया था तो तुमने परफेक्ट टेंस में नहीं बनाया, इसमें रिजल्ट नहीं दिया फिर क्यों परफेक्ट टेंस यूज कर लिया? क्योंकि ये वर्ब स्टेटिव है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। तो अगर किसी एक्शन का रिजल्ट दिया गया या कोई वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती है, तब तो परफेक्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा, फिर चाहे सिंस और कुछ भी यूज करो, अदरवाइज ये देखना पड़ेगा। तो ये थे आपके परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के डिफरेंसेस और सिमिलरिटी। जब हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, वो हम लोगों ने यहाँ से सीखा। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। टेंस की डेफिनेशन, वर्ब की फॉर्म जो टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करे, स्पेसिफिक पॉइंट से मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये हमारी वर्ब की फॉर्म जिसको हम टेंस कहेंगे, और ये हो गया वो टाइम जिसको रेफर करना है। ये जो टाइम हमने लिखा है, मतलब ये जो हमने टाइम को रेफर करने वाला वर्ड यस्टरडे लिखा है, ये टाइम के कौन से पॉइंट को रेफर कर रहा है? पास्ट। वर्ब की फॉर्म टाइम के कौन से पॉइंट को रेफर कर रही है? प्रेजेंट। गलत। अगर मैं यहाँ पे यस्टरडे ना लिखूं तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो बात ध्यान रखना कि टाइम की वजह से टेंस गलत होता है। टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम वर्ब की फॉर्म को डिसाइड करता है आप कौन से यूज करो। हमारे मीनिंग का ट्रांसलेशन नहीं करते। अगर हम यस्टरडे ना लिखें तो ये सही हो जाएगा, यस्टरडे लिख रहे हैं तब गलत हो रहा है, बॉट लिखा। अब एक चीज समझने वाली बात है कि हेड वर्ड क्यों नहीं लिखता? भाई हेड वर्ड लिख दो, लो एक बार लिख देता हूं। दे हैड met me in 2010। सही है गलत? अगर मैं लिख दूं दे हैड मेट मी इन 2010 तो सही है गलत? गलत। लिखना वो पास्ट इंडेफिनिट पड़ेगा। आज 2016 में वी आर टॉकिंग इन 2016 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन 2010। तो 2016 से जब 2010 को रिलेट करेंगे तो पाएंगे वो पास्ट का पॉइंट है। पास्ट का पॉइंट है तो पास्ट का टेंस यूज करना पड़ेगा। तो पास्ट का परफेक्ट लिख तो रखा था, फिर गलत क्यों हुआ? तो ये समझना कि गलत क्यों हुआ। थोड़ा सा टेक्निकली समझाऊं? पता है क्या है, मैं तुम लोगों को वास्तव में लेकर बड़ा आभारी होता हूं कि तुम ही लोग मेरे को मौका देते हो कि मैं नई चीजें सीख कर तुम्हारे सामने रख पाऊं। ये तो आधे बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं अगर इस तरीके से बातें बता दी जाए। तो तुम मेरे मतलब आभारी हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स का हमेशा आभारी होता हूं कि ये मेरी चीजों को बर्दाश्त कर जाते हैं। जो भी मैं उल्टा सीधा कहता सुनता बताता हूं तो ये मान लेते हैं और जान लेते हैं। नहीं तो अगर मान लो कोई मेरी बात समझ ही ना पाए तो मैं किसको सिखाऊं? फिर मेरे को छोड़ना पड़े पढ़ाना। खैर चलिए देखिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि परफेक्ट टेंसेस 3 होते हैं, और परफेक्ट टेंस क्या करता है? कंप्लीशन को रेफर करता है, कंप्लीशन ऑफ एक्शंस को रेफर करता है। हमें पता है कि परफेक्ट टेंस 3, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। 3 टाइम के पॉइंट्स होते हैं, उन तीनों में ही कंप्लीशन हो सकता है। प्रेजेंट का कंप्लीशन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो एक एब्सोल्यूट कंप्लीशन को रेफर कर सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो होते हैं वो रिलेटिव कंप्लीशन को रेफर करने के लिए होते हैं, एब्सोल्यूट कंप्लीशन हो नहीं कर सकते। दिमाग खराब है? अब यहां पे देखो समझना, परफेक्ट टेंस 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंसेस होते हैं कंप्लीशन को शो करने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये एब्सोल्यूट कंप्लीशन शो कर सकता है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट नहीं कर पाते, इनके लिए कंप्लीशन रिलेटिव होती है।
रिलेटिव से मतलब कोई एक दूसरा एक्शन होना चाहिए जिससे रिलेट करो उसे। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में आपने सुना, तो हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। जैसे जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वी कॉल इट पास्ट ऑफ पास्ट। इसीलिए क्योंकि वो रिलेटिव है। मान लो एक सिंगल एक्शन है, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हो, आई हैव बॉट दिस कार। आई हैड बॉट दिस कार नहीं लिख सकते, उसके लिए जरूरी है कोई दूसरा एक्शन हो जिससे रिलेट करके आप उस कंप्लीशन को शो करो। तो जो पास्ट परफेक्ट है वो फ्यूचर परफेक्ट है, ये रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। जब तक आपके पास कोई दूसरा एक्शन रिलेट करने के लिए है नहीं, तब तक आप इन्हें यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे समझना, जैसे एक टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट हमेशा पॉइंट ही होता है, ध्यान देना, ये प्रेजेंट है। इधर हम आ गए तो पास्ट है, उधर हम चले गए तो फ्यूचर। अब पास्ट का एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है बी, और पास्ट का एक पॉइंट है सी। इधर फ्यूचर में एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई। अब जब हम फ्यूचर के किसी पॉइंट से लुक बैक करेंगे या पास्ट के किसी पॉइंट से लुक बैक करेंगे, तो ये बी और डी वाले एक्शन है ना, ये परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे। नहीं समझा? पास्ट से जब हम लुक बैक करते हैं फर्दर पास्ट में, ठीक है ना, तो फिर वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। फ्यूचर से जब हम लुक बैक करते हैं फर्दर फ्यूचर में, ठीक है ना, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट आता है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप पास्ट में और फ्यूचर में जाओ। प्रेजेंट में खड़े होकर आप पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं यूज कर सकते। अच्छा, रिसेंट बैक में, हाँ, अर्लियर में। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने के लिए जरूरी है कि पहले आप टेंस में जाओ, वहां से किसी एक्शन को रिलेट करके तब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करो। प्रेजेंट में खड़े होकर कोई भी पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट से जाओगे, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से आप इधर जाओगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करने पड़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस तभी यूज होगा जब आप पहले से फ्यूचर में हो या पहले से पास्ट में हो और बैक जा रहे हो। कहीं भी जाओ, ए से कहीं जाओ, इधर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टू पास्ट नहीं जा रहे हैं ना, ए से जा रहे हो बी पे, तो बी को पास्ट मानना पड़ेगा ना। पास्ट टू पास्ट तो तब हुआ था ना जब सी से रिलेट किया था। वो सही है, एरो सही है, फिर से समझ लो। हम फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे हैं, वहां से लुक बैक किया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना। पास्ट के किसी पॉइंट पे है, ठीक है ना, और लुक बैक किया पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट बना। पगले हो गया। जैसे ई से तुम डी पे आए तो फ्यूचर में थे, बैक आया ना, तो जिस बैक एक्शन को रेफर करोगे तो कंप्लीट हो गया होगा ना उस समय, तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो गया। एग्जांपल एक दो कई बता दूंगा अभी। कुल मिला के जो मैं छोटी सी बात आपको समझना चाहता था वो ये था कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिलेटिव कंप्लीशन शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। एब्सोल्यूट कंप्लीशन उनके थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करोगे तो वहां पे एक दूसरा एक्शन जरूर होना चाहिए जिससे रिलेट करके तब दूसरे एक्शन को कंप्लीट फॉर्म में शो करो। अच्छा, हम क्या पढ़ते हैं, चुका था आया पास्ट परफेक्ट बन गया, चुका होगा आया फ्यूचर परफेक्ट बन गया। ये टेंस है, ये टेंस में कुछ नहीं है भाई। ऐसे यही होता तो नंबर नहीं आगे होते, तो हमारे सारे टिक सही नहीं हो जाते। हमारे टिक सारे सही क्यों नहीं होते? टेंस हमने पढ़ लिया 10 बार, लेकिन क्वेश्चन करते हैं तो हमसे होते ही नहीं। तो कहीं तो कमी है, या तो हमें टेंस आया नहीं, या फिर वो जो आंसर उन्होंने दिया वो आंसर ही गलत दे दिया, हमें सही पता था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसीलिए नहीं यूज कर पाएंगे इन दोनों जगह पर, क्योंकि हमने कोई एक्शन पास्ट का दे नहीं रखा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लिखना पड़ेगा। एक सिचुएशन और देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, he has had लिख देता हूं, he had returned from the USA last week, या लास्ट वीक छोड़ो, लिख दो 2 years ago। had returned पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, 2 years ago टाइम हो गया। वर्ब की फॉर्म टेंस होती है जिसको टाइम को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। टाइम है 2 years ago।
अगो का मतलब बता बेटा, पहले। अगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब बताना। हाँ, उसका भी मतलब पहले, ठीक है। अर्ली का मतलब बताना। हट, यही बदतमीजियां तो तुम्हारी मतलब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है, और तुम जान भी नहीं पाते कि तुमने कौन सी बेवकूफियां की जिनकी कीमत चुका रहे हो। इंग्लिश सीखने गए थे और हिंदी पढ़ के वहां से ट्रांसलेशन पढ़ के आ गए, ठीक है, तो नंबर आएंगे कहां से। एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। सही है, देखो समझने के लिए हिंदी यूज कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, मतलब मैं हिंदी का एंटी नहीं हूँ, और इवन अगर सच्चाई की जाए तो हिंदी इंग्लिश से कहीं ज्यादा पसंद है। लेकिन बच्चा पेपर देने जा रहे हो तब थोड़ी हिंदी पढ़ लोगे, या मैं आपको उसके लिए हिंदी थोड़ी पढ़ा दूंगा, आपको पसंद है वो अलग बात है। अच्छा, हिंदी मीडियम होती है कि मैं अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ ना, तो एक मीडियम का मतलब एक मीडियम चाहिए जो कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसको हम हिंदी यूज कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ज्यादातर हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हम हिंदी हमारे लिए कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन वहां पे बदतमीजी क्या होती है, लोग हिंदी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हिंदी मीडियम थी, हिंदी को आपको यूज करना था बच्चों को समझाने के लिए, तुमने हिंदी पढ़ा दी वहां पे उसे पूरी। अर्लियर भी मतलब पहले ही होता बच्चे, अभी पढ़ा दूंगा वो भी। अगो का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, बिफोर का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जा रहे हैं तो बिफोर, प्रेजेंट के किसी पॉइंट से बैक जा रहे हैं तो अगो। ये एक्चुअल में इन एडवर्ब्स के मीनिंग है। हिंदी में तो सीखोगे तो दोनों का मतलब पहले, लेकिन ये दोनों एडवर्ब्स अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। अब अगर मैंने लिख रखा है अगो, तो अगो लिखने का मतलब मैं कहां से वापस आ रहा हूँ, प्रेजेंट से या पास्ट से? प्रेजेंट से। अगर आप प्रेजेंट से बैक जाओगे तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। भाई पास्ट परफेक्ट तो तब यूज करो जब आप पास्ट से बैक जाओ, ठीक है। हाँ, दूसरा पास्ट से बैक आप जाओगे कहां पे, उसको दूसरा पॉइंट ही नहीं है रिलेट करने के लिए, तो ये हैड जो लिखा ना गलत लिख, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ही रिटर्न फ्रॉम द यूएस 2 years ago। अगो का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट होता है। अगर आप प्रेजेंट से बैक जाओगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचोगे, पास्ट परफेक्ट में नहीं, क्योंकि आप प्रेजेंट से बैक जा रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में खड़े होकर नहीं यूज कर सकते, उनके लिए आपको पहले पास्ट में जाना पड़ेगा या फ्यूचर में जाना पड़ेगा। अगो के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट क्या करो। फिर मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, दे सेंट मी अ पार्सल, they sent me a parcel a week before। they sent me a parcel a week before। सही है गलत? क्या करना पड़ेगा? पगले हो, वास्तव में तुम पगले हो, तुम्हारे घूसा मारे पकड़े। तुमने मतलब बिफोर लिख दिया तो पास्ट परफेक्ट लिख दोगे, वो पहले वाली कंडीशन भूल गए। भाई पास्ट परफेक्ट के लिए आपके पास एक दूसरा एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन से जब आप पास्ट में वापस जाओ, तो यहाँ तो बिफोर गलत है। भाई मान लो हम बिफोर को देखकर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, रिलेटिव एक्शन होता है ना, रिलेटिव कंप्लीशन होता है पास्ट परफेक्ट। कहां दूसरा एक्शन है जिससे आप रिलेट कर रहे हो, कोई है ही नहीं, तो बिफोर गलत लिखा हुआ, आगो लिखना। फिर से समझ लो, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे होते हो ना, तो एक्चुअल में आप प्रेजेंट से पास्ट को रेफर कर रहे होते हो, तब वहां पे हमें अगो ही हमेशा लिखना पड़ता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा अगो यूज होगा, अगो के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। वो एक ही बात है, दो तरीके से कही जा रही है। लेकिन एक एग्जांपल अगर हम लोग और देखें, when Mohan met me in 2010, we had worked together 5 years ago। इंग्लिश वास्तव में आसान है अगर आप उसको डेप्थ से सीख कर आओ, अगर आप उसको गहराइयों से सीख कर आओ। हम ऊपर रूल पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल और आंसर पढ़ लेते हैं और सरफेस पर रहते हैं, मतलब हम डेप्थ में जाते नहीं, कमी है। आप डेप्थ में जाओ, इंग्लिश वास्तव में आसान है। When Mohan met me in 2010, we had worked together 5 years ago।
चलो बेटा ये सेंटेंस पढ़ो, बताओ सही है गलत? वो बताएगा बेटा गलत है, कैसे सही होगा? क्यों? हाँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, जैसे मैं आपको ये बात आज लिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं 2016 में, अब मैं कह रहा हूं कि आज से 2010 में, मतलब जब मोहन मुझसे मिला, उससे पहले कहीं 5 साल पहले हमने साथ में काम किया होगा। फिर से ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम टाइम को रेफर करते हैं तो एक्चुअल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम। कौन से? एक जिसमें हम एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, दूसरा जब हम किसी को बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं 2016 में जिस एक्शन से उसको रिलेट किया जा रहा है वो 2010 का, 2016 तो हमारे लिए प्रेजेंट हो गया। अब इससे मैं पास्ट में मैं एक एक्शन की बात कर रहा हूं कि मोहन मेरे से मिला 2010 में, और उससे कहीं 5 साल पहले हमने साथ में काम किया होगा। तो 2005 अब हमारे लिए क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। 2016 present, 2010 past, and then we are going further back into the past, 5 years back. तो 2010 जो कि ऑलरेडी हमारे लिए पास्ट है, हम उससे 5 साल बैक और चले गए, तब हम पास्ट से पास्ट चले गए। ये जो यहाँ पे 2005 का एक्शन है ना, वो पास्ट ऑफ पास्ट का रेफरेंस है। अब पास्ट ऑफ पास्ट को रेफर करने के लिए आप क्या यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस लिखोगे ना, तो पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो टेंस सही है। अगर किसी बच्चे ने दिमाग में ये बिठा लिया हो कि अगो के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, तो थोड़ा सा अपने को सही करो। मैं ये नहीं सिखा रहा किसके साथ क्या यूज होता है, मैं ये सिखा रहा हूं किसी के साथ क्यों, कब यूज होता है और कब नहीं यूज होता, क्यों यूज होता है क्यों नहीं यूज होता है, ये सीखना। रट्टा मत मार लेना, सरफेस पर रहोगे वो पैसे और टाइम और मेहनत सब फिर बेकार चली जाएगी। तो हमें बताइए टेंस तो सही लिखा हुआ है कि भाई आप पास्ट ऑफ पास्ट जा रहे हो तो टेंस सही है, अगो के चक्कर में अगर पास्ट इंडेफिनिट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर गलत क्या आपकी? अगो गलत है। भाई देखो ऐसे समझना कि मैं 2016 से 2010 में गया, तो ये क्या है? ये है 5 इयर्स अगो। मैं 2010 से 2005 में गया, तो ये है क्या? 5 इयर्स बिफोर। अगर मैं 2011 से डायरेक्ट 2016 से डायरेक्ट 2005 चला जाऊं तो क्या होगा? ये 10 इयर्स अगो। हट, मतलब आप प्रेजेंट से कहीं भी जाओ वो अगो है। जब पास्ट से वापस आना शुरू हो गए तब यूज होगा बिफोर। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, तुम में से कभी किसी ने ढंग की जगह या ढंग से पढ़ा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा नरेशन में कि अगो बिफोर में चेंज हो जाता है। पढ़ा? नरेशन में पढ़ने को मिलता है ना कि अगो बिफोर में चेंज हो जाता है। आज समझ में आया वो क्यों चेंज हो जाता है? इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब एगो यूज होगा तब आप कौन सा टेंस यूज कर रहे होगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करके क्या करोगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एगो रहेगा नहीं, फिर बिफोर आ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हम पास्ट परफेक्ट लिखें तो बिफोर लिखना पड़ेगा। तो ये एगो अभी गलत लिखो, इसको हटा दो और यहाँ पे लिख दो बिफोर। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, व्हेन मोहन met me in 2010 we had worked together 5 years before। तो टाइम सही था, टेंस सही था, मतलब टेंस सही था, वर्ब की फॉर्म सही थी, टाइम गलत यूज हो रहा था। ये दो एक दो 4 5 जो भी एग्जांपल लिखे हुए हैं सब अलग अलग तरीके के, इनमें से कोई भी आपको लगता है समझ में ना आया तो पूछ लो, बाकी आसान। तो अगर हम कभी किसी स्टेटमेंट में एगो यूज कर रहे हैं, अर्लियर यूज कर रहे हैं, इन पास्ट यूज कर रहे हैं, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस तरीके से कुछ यूज कर रहे हैं, या हम पास्ट का कोई पॉइंट ही लिख दें, मान लीजिए हम 2010 लिख दें, ठीक है, या फिर हम यस्टरडे लिख दें, अगो, अर्लियर, इन पास्ट, लास्ट मंथ, 2010, यस्टरडे, ठीक है, एटसेट्रा। व्हेन नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारे टाइम जो है ना वो पास्ट का रेफरेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। हालांकि ये बात कहने में देखो सुनने में आसान लग रही है, लेकिन आसान है नहीं, ये चारों पांचों एग्जांपल समझना। अर्लियर को बच्चे प्रेजेंट से बाकी मेरे कभी भी यूज कर लो। अर्लियर वी डिडंट हैव सो मच फैसिलिटीज, ठीक है।
अर्लियर का मतलब जो आज का पॉइंट है ना, इससे हम बैक चले गए तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। मान लो आज जब हम बात कर रहे हैं तो पास्ट प्रेजेंट है, उससे बैक जाओगे तो पास्ट में पहुंच जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेना। अर्लियर अगो में डिफरेंस पता क्या होता है? अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, तो ये हमेशा बताना पड़ता है कि हाउ मच बैकवर्ड, 2 years अगो, ठीक है, तो वहां पे हमेशा ये बताना पड़ता है हाउ मच बैक आप जा रहे हो। अर्लियर के साथ ऐसा नहीं है। एक टेंस का पॉइंट जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझाना चाहता था, लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों के पास टाइम नहीं था तो डिस्कस नहीं हो पाया, उसको अभी देखो समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी हैव गॉट फ्रीडम और वी गॉट फ्रीडम और वी हैव गॉट फ्रीडम in 1947। अब जो मैं जानना चाहता हूं आपसे वो ये कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस का टेंस गलत है? वी हैव गॉट फ्रीडम ये गलत है, वी गॉट फ्रीडम ये गलत है, वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947 ये गलत है। थर्ड कह रहा है कोई? हाँ सही है, खैर वही गलत है। बाकी देखो कोई और भी गलत है क्या? दूसरा ठीक है, और कौन सा गलत है भाई? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो, ये भी होगा, फिर तो शर्म करोगे। देखिए ये सही है, ये सही है, केवल यही गलत है। गॉट आएगा क्योंकि इन 1947 हमने लिखा, तो 1947 जो टाइम एक्सप्रेशन है वो पास्ट का है, क्योंकि हम 2016 में आ जाए और 1947 की बात करो तो पास्ट हो गया, तो पास्ट हो गया तो वर्ब की फॉर्म पास्ट की भी लिखनी पड़ेगी, गॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया वी गॉट फ्रीडम इन 1947। अब तो दूसरी बात समझनी वो ये है कि मान लीजिए यहां तो हमने 1947 लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है और हमने पास्ट टेंस लिख दिया, लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं तो क्या हमें पता नहीं कि 1947 का एक्शन है? भाई पता तो है ही ना सबको कि इंडिया को आजादी 1947 में मिली थी, तो अगर मैं 1947 ना भी लिखूं तब भी तो पता है कि ये दोनों एक्शन पास्ट के हैं। हाँ? कौन सा दोनों का मीनिंग अलग अलग है? ठीक है दोनों का अलग अलग है, बताओ इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है? पहले वाले का रिसेंटली के लिए और दूसरे वाले का पास्ट के लिए। जैसे वो तो मतलब अभी रिसेंटली मिली है, अभी रिसेंटली मिली, और क्या कल 2015 में मिली है? सर हम इंडियन से तो इंडिया के लिए बात हो रही हो, क्या पता इसके लिए बात हो रही हो? नहीं, इंडिया के लिए हो रही है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि बात इंडिया के लिए ही हो रही है, दोनों सेंटेंस सही है। आप बताओ फिर कौन सा वाला गलत? पहले वाला गलत है, सही है। उससे बात हो रही थी, बीच में कूद पड़ा, आबेल मुझे मार। देखो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया, जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था ना, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख के गलतियां दी गई थी, ठीक है। आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख के एरर दिया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों टेंस एक दूसरे की जगह दिए जाते हैं। अभी आप किसी भी बुक में प्रैक्टिस करोगे या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आप पाओगे कि जहां पर पास्ट इंडेफिनिट का एरर देना होगा ना, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट देना होगा वहां पे पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया। वजह क्या होती है कि दोनों में एक अच्छी खासी सिमिलरिटी और अच्छा खासा डिफरेंस है। क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। सपोज कोई पर्सन है, वो आज आपसे कह रहा है कि ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, यहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है। तो हमने उसको एक स्टेटमेंट में कह दिया भाई वी हैव गॉट फ्रीडम, इतना मालिक नहीं बनो हमारे, वी हैव गॉट फ्रीडम। तो वी हैव गॉट फ्रीडम हमने स्टेटमेंट यूज किया, हमें पता है कि एक्शन 1947 का है, हम उसको लिख रहे हैं प्रेजेंट में। पता है क्यों? क्योंकि वो आज भी इफेक्टिव है आपकी लाइफ में। कोई काम आज से 70 साल पहले हुआ, आजादी हमें आज से 70 साल पहले मिली, क्या आज हम उस आजादी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं? आज भी तो कर रहे हो। क्या वो जो काम आज से 70 साल पहले हुआ था वो आज हमारी लाइफ में इफेक्टिव नहीं है? आज भी है ना। अगर पास्ट में हुआ कोई एक्शन प्रेजेंट में भी इफेक्टिव हो या प्रेजेंट में उसका रिजल्ट हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा। शर्त क्या है? टाइम नहीं लिखो। अगर टाइम लिख दोगे तब तो फिर नहीं यूज कर पाओगे, टाइम नहीं लिखो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना पड़ेगा।
तो ये इंडिया की ही बात हो रही है, 1947 के एक्शन की ही बात हो रही है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कोई पर्सन है, कोई टीचर है, और वो बच्चों को अपनी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा है। द ब्रिटिश केम इन इंडिया इन 1600 AD, दे सेट अप अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी देयर इन कोलकाता, ठीक है ना। दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस एंड लेटर स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, ठीक है। दे मेड अस आवर स्लेव्स, देयर स्लेव्स। फाइनली गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, he led a movement here, people supported him and we got freedom in 1947। तो वो टीचर बच्चों से क्या कहेगा, वी गॉट फ्रीडम, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि प्रेजेंट से नहीं रिलेट करना। भाई पास्ट की घटना है, पास्ट का इवेंट है, आप बताना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि पास्ट के इवेंट्स को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिखा जा सकता है अगर वो प्रेजेंट में इफेक्टिव हो और उनका रिजल्ट प्रेजेंट में हो। लेकिन अगर कोई एक्शन पास्ट का ही है और हम उसको यही शो करना चाहते हैं पास्ट का, उसको प्रेजेंट से नहीं रिलेट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, मीनिंग कुछ अलग नहीं है, बस दोनों सिचुएशन अलग अलग है। हम दोनों बार में कुछ और मीनिंग रेफर करना चाह रहे हैं। टाइम लिख दोगे तब तो मंजूरी हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट लिखना। एक दूसरे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज हमने 1 बजे लंच कर लिया, मैंने 1 बजे लंच कर लिया, 2 बजे मैं अपने किसी दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूं और उनके साथ ऐसे बातचीत कर रहा हूं कि आई केम मुखर्जी नगर लेट टुडे, ठीक है। आफ्टर दैट आई टॉट, ठीक है, आई टॉट स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आई रेस्टेड अ व्हाइल एंड देन आई हैड लंच, अब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। भाई लॉजिक भी बनता है, आप एक ऐसे एक्शन को रिपोर्ट कर रहे हो जो 1 बजे हुआ, बता रहे हो आप 2 बजे, तो 2 बजे से लेकर 1 बजे तक तो पास्ट हो गया, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। तभी मान लीजिए कोई 3 बजे मेरा दोस्त आ जाता है और वो अपना लंच बॉक्स वहां पे रखता है खोल के और कहता है चलो भाई अंकुल लंच कर लेते हैं। अब मैं क्या कहूंगा? आई हैड हैव कह रहा है, अबे पगले हैव हैड, आई हैव हैड लंच, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया ना। अब हमें यह समझना है कि काम हुआ 1 बजे, 2 बजे बता रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट, 3 बजे बता रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो जो काम 2 घंटे पहले हुआ था उसका इफेक्ट तो अब भी है ना। मैंने 1 बजे लंच किया, अब 3 बजे तुरंत तो लंच नहीं कर लूंगा, तो वो जो काम मैंने 2 घंटे पहले किया वो भी इफेक्टिव है और मैं उसका इफेक्ट प्रेजेंट में शो करना चाहता हूं। उसी का इफेक्ट है कि मैं लंच नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कर लेता। तो 1 घंटे का गैप है तो पास्ट इंडेफिनिट, 2 घंटे का गैप है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसे लिखा ना जाए तो एक ही समय हुए एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है। कंडीशन ये होती है कि आप टाइम नहीं लिखो, टाइम लिख दोगे तो फिर वर्ब की फॉर्म टाइम के अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज most of my students got selected। अच्छा देखो, आप लोगों को एक चीज शायद बताई नहीं कि मैं आपको बता देता हूँ। ये 24 को, आज 19 तो हो ही गई है ना, 24 को दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में है, हमारा एक प्रोग्राम है, वी हैव एन इवेंट देयर। आप सबको वहां पे होना है, पास वगैरह शायद आज ही आपको मिल जाएंगे या कल मिल जाएंगे, ठीक है। आप सबको वहां पर होना है, वहां पे हमारे पुराने स्टूडेंट्स वगैरह भी रहेंगे, मेरे टीचर्स वगैरह भी रहेंगे, फ्रेंड्स वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ बच्चों का प्रोग्राम भी होगा। आप में से जो बच्चे स्पीच या सिंगिंग या पोएम वगैरह अपना रखना चाहते हैं तो नया वाला जो हमारा ऑफिस है उसमें एक बार अपना नाम वगैरह दे दें, ठीक है। तो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज भी हैं और क्योंकि 3-4 घंटे का प्रोग्राम है तो ऑफिस से बात है कि लंच और स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था होगी, ठीक है, वो भी चिंता नहीं करना। तो सबको वहां पे रहना है। 24 सैटरडे है, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, ठीक है। जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, करना चाहते हैं वो मैं चाहूंगा ज्यादातर बच्चे करें। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है ना, आपके लिए एक मौका है। तो वहां पे अपना ऑफिस का नाम लिखवाएं और उसमें करें, मजा बहुत आएगा। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। सेंटेंस सही है गलत? सेंटेंस सही है गलत? एक चीज देखना, आप लोगों के पास पता क्या, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तुम्हें मतलब देखना नहीं आता, नजर नहीं है, याद करे सारा बैठे हो। अगर ये सेंटेंस में केवल इतना लिख दूं, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड, तो सही है, सही है। मैंने लिखा आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी होना क्या है? रिजल्ट है।
रिजल्ट कौन से टेंस में जरा बताना, प्रेजेंट में, लिखा ना फर्स्ट, तो प्रेजेंट है, ये रिजल्ट है और प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो आप उसको कौन से टेंस में लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, ये आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट सिलेक्टेड। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ना वो ये है कि अगर पास्ट में कोई भी काम हुआ, 2 दिन पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, लेकिन अगर वो प्रेजेंट में इफेक्टिव है, प्रेजेंट में उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा। तो पास्ट में हुए एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब टाइम ना लिखा जाए। मान लीजिए सुबह 9 बजे आपके पिताजी ऑफिस चले गए, ठीक है ना, 2 बजे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहे हो, ठीक है, और आप बता रहे हो कि आई गॉट अप लेट टुडे, फादर स्कॉल्डेड मी एंड आफ्टर स्कॉल्डिंग अ लॉट ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ऑफिस चले गए। तो 9 बजे हुए काम को जब मैं 2 बजे बता रहा हूं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता रहा हूं। लेकिन मान लीजिए तभी 3 बजे कोई पर्सन आ गया आपके घर पर, उसने पूछा भाई आपके पिताजी हैं, आप क्या कहोगे? आप 3 बजे उस पर्सन से क्या कहोगे, ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस कि ही हैज लेफ्ट फॉर द ऑफिस? हैज लेफ्ट ही कहोगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में उसका इन्फ्लुएंस है, अगर वो वहां पर होते उस समय तो उस पर्सन से मिल पाते, ठीक है, तो वो जो काम उन्होंने सुबह किया उसकी वजह से उस पर्सन का एक प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है। तो अगर पास्ट में किया हुआ कोई भी एक्शन प्रेजेंट में इफेक्टिव हो किसी के लिए भी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो 9 बजे हुआ एक काम है, 2 बजे पास्ट इंडेफिनिट, 3 बजे प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं he has left for the office in the morning, अब क्या कहना, अब क्या कहना, अब तो ये हैज गलत हो जाएगा। When we mention the time, we have to use the verb form according to the time. जब हम टाइम लिख देते हैं तब तो हमें वर्ब की फॉर्म टाइम अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ती है। अगर टाइम ना मेंशन करें तो इधर वे इज करेक्ट, ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के डिफरेंस है और सिमिलरिटी है कि पास्ट के एक्शन को रेफर करने के लिए दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी होता है। टाइम लिख देने पे आप केवल पास्ट इंडेफिनिट यूज कर पाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो जाएगा। और नहीं तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लिखो चाहे पास्ट इंडेफिनिट लिखो, ये मत देखा करो वो एक्शन कितना पुराना है, वो कितना भी पुराना हो, आजादी मिलना तो 70 साल पुराना एक्शन है। चलें, ठीक है, कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।